मराठों के बारे में बातचीत की थी। बताओ, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद 3 इम्पॉर्टेंट एरिया आज़ाद कहलाए कि भैया ये स्वतंत्र हो गए। एक बंगाल, एक मैसूर और एक मराठा। मराठे तो कभी पहले से भी अलग ही थे। इसको बोल कलाकारी बंद करेगा। चलो, अब क्लास में कोई बातचीत करता ना दिखे। हमने देखा था 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें स्वतंत्र हुई थी। एक बंगाल, एक मैसूर, बिल्कुल नए उभरे। थोड़ा सा मराठों को हम ये नहीं कह सकते कि ये अभी उभरे, क्योंकि शिवाजी तो किसके समकालीन थे? औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब से टक्कर लेके शिवाजी जो है अपनी एक स्वतंत्र रियासत के प्रांत के मालिक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब उनकी चलती थी, उनका सिक्का भी चलता था। बंगाल 2 लड़ाइयों के लिए मेन याद रखना, एक तो प्लासी और एक बक्सर। पहले प्लासी हुई, फिर बक्सर। ये 1757, ये 1764। फिर एक संधि हुई जिसका नाम है इलाहाबाद की संधि, इतना सबको याद है। मैसूर में एक वंश के 2 लोगों ने राज किया और एकदम से नए निकले थे हैदर अली, क्योंकि उनके पिताजी कोई राजा नहीं थे, नहीं उनकी माँ का कोई बड़ा ऐसा बैकग्राउंड था कि वो राजशाही खानदान से, नॉर्मल से एक परिवार से एक लड़के ने सेना ज्वाइन की, अपनी काबिलियत के दम पे बड़ी पोस्ट पे पहुंचा, फिर उसने शस्त्रागार की स्थापना की और फाइनली 1761 में इंडिपेंडेंट अपने आप को कह दिया। लेकिन 4 लड़ाइयाँ इन्हें लड़नी पड़ी, एक 67 से 69, एक 80 से 84, एक 90 से 92 और एक 99। ऊपर की 3 में संधि हुई। पहली मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। इसमें कोई संधि नहीं हुई, इसमें मर्डर हो गया। मराठों की अगर बात करें, मराठों में, मराठे का मतलब बेटा मराठी बोलने वाले। जैसे हरियाणवी कौन होते हैं? हरियाणवी बोलने वाले, भाई हरियाणा के लोग। ऐसे पंजाबी कौन? पंजाबी बोलने वाले। मराठा वो लोग थे जिनकी भाषा क्या थी? मराठी। इन मराठी बोलने वाली सारी कम्युनिटी को आज भी मराठा ही कहा जाता है। आज भी इनको मराठा ही कहते हैं। इन मराठों में एक ग्रुप था जिसके नाम के आगे लिखते थे पेशवा। पेशवा बेसिकली एक पद है। जैसे मैं कह दूं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या है? एक पद है, उस पर जो बैठेगा वही मुख्यमंत्री कहलाएगा। पेशवा का पद पहले सिर्फ एक पद था, जो बैठता वो पेशवा, लेकिन आगे जाके ये पद बन गया वंशानुगत, यानी जो एक पेशवा है उसी का बेटा अगला पेशवा, फिर उसी का बेटा अगला पेशवा, इसे कहते हैं वंशानुगत। फिर लोगों ने इसको नाम दे दिया पेशवाई, कि भैया ये पेशवाओं के खानदान के हैं। तब ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक खानदान, एक स्पेसिफिक घर का नाम पड़ गया। उससे पहले ये किसका नाम हुआ करता था? एक पद का। तब इस पर कोई भी बैठ जाता था, लेकिन बाद में ये पद बन गया वंशानुगत। मराठों को इन अंग्रेज़ों से, सब अंग्रेज़ों के साथ लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों से 3 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिसमें पहली लड़ाई हुई थी 1775 से 82। इस लड़ाई में 20 साल नहीं लड़ेंगे, ऐसा लिखत पढ़त में लिख लिया। कौन सी संधि थी ये? ये एक जगह थी साल बाई की संधि। कितने साल नहीं लड़ेंगे? उस बीच में 20 साल, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 20 साल के आसपास टाइम बीत गया। तो जब 20 साल इनसे नहीं लड़े तो किन से लड़ते रहे? मैसूर खत्म कर दिया। उनको तो क्या फ़र्क पड़ता था? उनको तो कब्जा चाहिए, चाहे मैसूर पे कर लो, चाहे निज़ामों पे कर लो, चाहे बंगाल पे कर लो। 20 साल ना लड़ने के बाद ये बचे नहीं। जैसे ही इसके 20 साल बीते, अब अगला साल आ गया 1803। इसमें फिर लड़ाई कर दी। 20 साल के तुरंत बीतते ही फिर लड़ने आ गए, और इस बार संधि की थी बसीन की संधि। और इसके कुछ समय बाद 1817-18 में फिर से संधि हुई। ये मेन थी पुणे की संधि। इसके बाद ये कभी लड़ने लायक ही नहीं बचे, क्योंकि इनके खानदान में फूट पड़ गई और ये 5 अलग अलग खानदान बन गए, जिनमें गायकवाड़, भोंसले और होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ी, इस तरह के जितने परिवार हैं ना, ये सब यहीं से अलग अलग हो गए थे। तो
तो ध्यान से देखने पे इंडियंस अपने ही कहीं ना कहीं कमियों के चलते अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस गए। और देखो कितने इंपॉर्टेंट है तीनों, खूब पैसा कमाते हैं ये, लेकिन अब ये पैसा कमा कमा के किसकी जेब भरने लग गए? अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ रोज़ 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 आगे बढ़ते गए और एक समय आया जब आपका पूरा भारत उनके कब्जे में था। बेटा यहाँ एक एक बच्चे पे नज़र है, ये कैमरा जो है ना पीछे से नीचे उन्होंने वहाँ लगा रखा है, जो गड़बड़ करता मिला उसकी फिर धुनाई भी की जाएगी बढ़िया वाली, इसलिए बहुत ध्यान से अपना व्यवहार रखना सारी क्लास। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत पे अंग्रेज़ों ने एक एक करके कंट्रोल कर लिया। क्या हमने कल ये तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे? एक बार मुझे पेज नंबर बताओ ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें। थर्ड टॉपिक निकालो, तीसरा चैप्टर, इसको शुरू से देखते हैं। तीसरे चैप्टर को देखो, पेज नंबर 18 से। क्या हमने हैदराबाद पढ़ा? इसमें से देख के बताना। नहीं पढ़ा, ठीक है, पहले हैदराबाद पढ़ाती हूँ। कुछ नहीं है हैदराबाद में, कुछ है ही नहीं। बोर्ड पे देखो सारे लोग, हैदराबाद ये देखो, यहाँ की बेल्ट थी, यहाँ का एक आदमी था जिसने अपने नाम के आगे लिखा निज़ाम और नाम रख लिया उल मुल्क। अब ये कौन है, इसकी कहानी ध्यान से सुन लो। उत्तर भारत में, पूरे भारत में जब औरंगज़ेब मरा तो उसके वंशज थे कमज़ोर, तो दो आदमी अपने आप को हीरो मानने लग गए। ये दो भाई थे, इनका नाम था सैयद बंधु, बंधु मतलब भाई, सैयद इनके नाम के पीछे लगता था। तो इन्होंने कहा औरंगज़ेब मर गया, अब हम डिसाइड करेंगे राजा या बादशाह कौन बनेगा। जिसको चाहते कठपुतली की तरह सीट पे बैठाते, जब मन करता लात मार के हटा देते। तो लोगों ने नाम रख दिया किंग मेकर, भाई यही बादशाह को बनाने वाले। इन्होंने मजाक के तौर पे बादशाह बनाए, सब लोग इनसे डरने लग गए। तो एक आदमी था मोहम्मद शाह रंगीला, जब वो राजपाट उसके हाथ में आया 1719 में, तो उसने सोचा कि यार जैसे ये पिछले वाले भगा दिए, इस तरह मुझे भी भगा देंगे, क्यों ना मैं कोई ऐसा आदमी तैयार कर लूँ जो इनसे टक्कर ले सके। तो उसको एक आदमी मिल गया जिसने कहा कि मैं सैयद बंधुओं को लाइन पे लगा दूंगा। वो आदमी था चिन किलिच खान। अब ये चिन किलिच खान बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा था। किसके लिए? मोहम्मद शाह रंगीला। इसने सैयद बंधुओं का मर्डर कर दिया। तब ऐसे ही करते थे, मर्डर करके कोई और राज कर लेता। सैयद बंधुओं को मार के अगर ये चाहता तो ये खुद राज कर सकता था, लेकिन इसने राज नहीं किया। इसने कहा मैं राज नहीं करूँगा सर, मैं तो आपके लिए काम करूँगा। तो ये रंगीला बन गया बादशाह और चिन किलिच खां उसके अंडर काम करने लग गया। लेकिन ये जो बादशाह बना ना, ये उतना लायक नहीं था, ये बहुत काबिल नहीं था, नालायक था। इसीलिए इसके मन में हमेशा एक चिंता रहती, इसको लगता पता नहीं कौन मेरी सीट छीन लेगा, कौन मुझे गद्दी से उतार देगा, कोई मुझे मार देगा। जबकि मारने वाले तो मर चुके थे। कौन लोग? सैयद बंधु। अब ये बार बार ना इसको शक की नज़र से देखता कि कहीं चिन किलिच खां के मन में चोर तो नहीं है, कहीं ये मुझे मारना तो नहीं चाहता। तो चिन किलिच खां को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और इसने कहा सर आप मेरे ऊपर बहुत शक करते हो, मैंने तो आपके देखो जो शत्रु थे वो भी रास्ते से हटा दिए, लेकिन आप मुझे ही इस तरह से शक की नज़र से देखते हो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे आप दक्षिण भारत में भेज दो। तो रंगीला को लगा कि हाँ ठीक तो है, यही तो मुझे मार सकता है, इसको दक्षिण भारत में चलता कर दूँ। रंगीला से परमिशन लेके चिन किलिच खां उस शाही गद्दी को छोड़ के और यहाँ आ गया। और यहाँ आके इसने कहा मैं अपना काम खुद ही बसाऊँगा। 1720 में आया था ये। औरंगज़ेब कब मरा था? 1712 तक, फिर 7 से 12 तक किसने काम किया? तो बेखबर था, क्या नाम था उसका? शाह बेखबर। फिर 1 साल रहा था जहांदार शाह। फिर 13 से 19 में रहा था फर्रुखशियर, जिसने BEIC का टैक्स फ्री काम करा दिया। 19 के बाद बना था ये मोहम्मद शाह रंगीला, जो हमेशा किस पे शक रखता था? चिन किलिच। तो चिन किलिच खां से ही अगले साल नमस्ते करके बोला मैं तो साउथ में जा रहा हूँ। इसने 20 से लेके 22 तक यहाँ काम किया पहले कि मैं आपका काम संभाल रहा हूँ, आप वहीं रहो, मैं आराम से काम करूँगा। फिर इसने 22 से लेके और 24 तक यहाँ और बढ़िया काम जोड़ा। और फिर 24 में इसने कहा कि भाई मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे यहाँ के लोगों के लिए मैं ही राजा हूँ, जैसा मैं चाहूँगा वैसे नियम बनाऊँगा, जिससे मन करेगा उससे लड़ूंगा, जिससे मन करेगा दोस्ती करूँगा। यानी मैं अब दिल्ली जाके नमस्ते करने नहीं जाऊँगा।
ये बात कर दी निज़ाम ने। अब इसने अपना नाम देखो चिनकिलिच से बदल के क्या कर लिया, निज़ाम उल मुल्क। तो इसलिए कहते हैं हैदराबाद बसा था 1724 में, क्योंकि इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट एक निज़ाम या राजा के रूप में, आइडेंटिटी के रूप में 24 में मान्यता दी। इसके बाद बेटा एक काम करने लगा, आगे जाके इन लोगों ने कभी भी अंग्रेज़ों से पंगेबाजी मोल नहीं ली, और अंग्रेज़ों ने जब इनको जैसा कहा वैसा इन्होंने कर दिया। इनकी टक्कर जब हुई ना तो पड़ोसियों से हुई। इनकी पड़ोस में याद करो पेशवा थे, इनके पड़ोस में मैसूर था। तो जब तब इनकी लड़ाई होती तो इनसे होती थी, अंग्रेज़ों से ये कभी नहीं लड़े, और अंग्रेज़ों ने जितने रुपए मांगे इन्होंने चुपचाप अंग्रेज़ों को दे दिए। जब इनकी लड़ाई कभी पेशवाओं से हुई और ये हार गए तो पेशवाओं ने भी इनसे रुपए ले लिए। जब कभी ये मैसूर से लड़े और वो जीत गया, उसने भी इनसे रुपए ले लिए। कहने का मतलब है ये टेरिटरी का मालिक बहुत ज़्यादा पैसे वाला था। और जब आप आज़ाद भी हुए ना तो भी हैदराबाद के निज़ाम ने कहा था मैं एक देश बन सकता हूँ, अपने इतने रुपए हैं, अपनी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अपना सब कुछ खुद से कर लूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी देश का हिस्सा बनने की। और हैदराबाद उन रियासतों में से था जिसने भारत का अंग बनने से शुरू में बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने तुम्हें बताई होगी ना कहानी, कैसे सरदार पटेल जाके इनसे मिल के आए थे। खैर तब तक ये तो मर गए थे, लेकिन निज़ाम तो थे ही। फाइनली निज़ाम खत्म हुए और फिर ये भारत का अभिन्न अंग बना। भारत का अंग बनाते बनाते ना इसको हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अक्टूबर 1948 में जाके हैदराबाद भारत की बेल्ट का हिस्सा बनने को राजी हुआ, जब यहाँ मारकाट हुई। अदरवाइज 47 से ये एंटी था कि मुझे इंडिया नहीं बनना, मैं तो एक इंडिपेंडेंट देश बनूंगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। एक आदमी का नाम याद रखना, क्या नाम है इसका, निज़ाम उल मुल्क। इसका असली नाम क्या था, चिनकिलिच खान। किसके दरबार में था ये, मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला के दरबार में इसने किसको मार डाला था, सैयद बंधु, जो किसको मारने का प्लान कर सकते थे, रंगीला। लेकिन रंगीला ने इस पे शक किया, फिर ये दुखी हुआ, उस कारण ये दक्षिण भारत में आ गया। कहानी समझ में आ गई हैदराबाद की। जल्दी से इसको, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मोहम्मद शाह रंगीला इनके खानदान का ही तो लड़का था। चौथा जो बना ना औरंगजेब के बाद, सेकंड चैप्टर पढ़ा था, सेकंड वाला चैप्टर उसमें था। हाँ अच्छा तुम नहीं आई थी। ये मोहम्मद शाह रंगीला किसके खानदान का है, औरंगजेब। ये 5-6 तो थे बेटा नामी गिरामी, जैसे BHAJSA, ये 6 तो हैं नामी गिरामी, इनका तो एक सिक्का चलता था। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी उतनी तो रही, लेकिन धीरे 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 प्रॉपर्टी में से कुछ लोग कहने लगे हम इंडिपेंडेंट हैं। जैसे बंगाल ने कह दिया मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैसूर ने कह दिया मैं अपना काम खुद करूँगा। इस तरीके से ना उसकी प्रॉपर्टी में से स्वतंत्र हो के नए नए इलाके बनने लग गए। किसका दबदबा खत्म हो गया था, औरंगजेब का। और ये रंगीला था बेवकूफ़। किसी का नाम रंगीला कोई क्यों रखेगा, इसका नाम था मोहम्मद शाह। ये कैरेक्टरलेस था, इसलिए लोग इसके नाम के आगे बेइज्जत करने के लिए ये शब्द लगाते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी के दरबार में से कौन भाग के नीचे गया था, ये चिनकिलिच खां। चलो पेज 18 पर आ जाओ, हैदराबाद पढ़ेंगे। इसमें कुछ नहीं है, 3-4 पॉइंट काम के हैं बस। पहला पॉइंट देखो, निज़ाम उल मुल्क, ये इसका नाम था, इसने रखा था निज़ाम उल मुल्क आसफ जहां, ये इसका दूसरा नाम है, निज़ाम उल मुल्क और आसफ जहां। बस इतना टिक करो, आगे पढ़ो। औरंगज़ेब के बाद के समय में नवाबों में सबसे महत्वपूर्ण था, अंडरलाइन करो, सैयद बंधु। कौन थे ये सैयद बंधु, कहाँ थे ये शाही दरबार में थे। किसके शाही दरबार में, मुगलों के। और ये मुगलों का मर्डर करवाते थे जो कमज़ोर मुगल थे। तो सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किसने मरवा दिए ये, चिनकिलिच खां। इसका मतलब ये ताकतवर था। और हाँ बेटा, किसका, चिनकिलिच खां नहीं बेटा, इस आदमी का असली नाम यही था। आसफ खां भी इसी का नाम था। इस टाइम पे ना मुस्लिम कल्चर जब तुम पढ़ोगे मध्यकाल तो तुम देखोगे बीच बीच में हर आदमी के कई कई नाम हैं। जैसे अकबर के भी ढेर सारे नाम फेमस थे, ऐसे हाँ बहुत सारे नाम थे। तो इसका नाम है चिनकिलिच खान। फिर इसने अपना जब राजा बना तो अपना नाम किया निज़ाम उल मुल्क। इसका एक नाम था आसफ जहां। ये सब नाम है बेटा। चलो आगे देखो, इसमें क्या कहते हैं, सैयद बंधुओं को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसको दक्कन के वायसराय का पद प्राप्त हुआ। वायसराय मतलब होता है राजा की जगह। दक्षिण भारत में राजा नहीं गया। कौन राजा था इस टाइम, मोहम्मद शाह रंगीला। लिख लो यहाँ,
वायसराय ये किसकी जगह गया था? रंगीला की जगह। रंगीला तो उत्तर भारत में बैठा था। नेक्स्ट देखो, 20 से 22 के बीच दक्कन में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। तो इसने 2 साल पहले अपनी स्थिति बढ़िया बनाई। कब से कब के बीच में? 20 से और 22 के बीच में। अगला पॉइंट देखो, 22 से 24 तक साम्राज्य का वजीर रहा। 2 साल इसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर काम किया। फिर 24 में क्या बोला? ये मैं क्या हूँ? मैं स्वतंत्र हूँ। तब से कहा जाता है हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। किस सन के बाद? 1724 के बाद। कहानी सबकी समझ में आ रही है? ये किसके दरबार में था? इसने किसको खत्म करवा दिया? फिर ये नीचे चला गया। किस सन में गया? 20 में। 20 से 22 पहले इसने पोजीशन स्ट्रॉन्ग की। 22 से 24 किस स्थिति में रहा? ये वजीर। और फिर 24 में क्या बोला? कि मैं ही स्वतंत्र हूँ। चलो आगे देखो अब क्या कहते हैं। जब बादशाह मोहम्मद शाह, कौन बादशाह है? मोहम्मद शाह रंगीला, लिख लो यहाँ, आगे बस पढ़ो, ने प्रशासन में सुधार लाने की उसकी सब कोशिशों को नाकाम कर दिया। अंडरलाइन कर दो, इसकी सब कोशिश फेल कर दी। बादशाह ने इसकी बात सुनी ही नहीं। तो उसने दक्कन वापस जाने का फैसला किया। वहाँ उसने हैदराबाद राज्य, अंडरलाइन करना, हैदराबाद राज्य की 1724 में, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद की नींव किस सन में पड़ी? 1724 में। और किसने डाली? चिनकिलिच खान ने। किसके दरबार में से आया है ये? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके दरबार में किन लोगों को मरवा दिया इसने? सैयद बंधुओं को। चलो आगे पढ़ो। पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया। अगली लाइन में पीछे टिक करना, व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ने लगा ये। इसने सुलह कर ली, खिताब बांटे और जागीरें और ओहदे दिए। इसका मतलब अपनी मर्जी से काम चलाना। किस सन से स्टार्ट किया? 1724। तो हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1724। किसकी मौत के बाद सारा खेल रचा गया? औरंगजेब मरते ही ये सब शुरू हो गया था। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। 1748 में उसकी मृत्यु के बाद, अजीब बात देखो, इसका जो राजा था, वो बादशाह कौन था? वो मोहम्मद शाह रंगीला, वो भी 48 में मरा। और उसका ये खास चेला चिनकिलिच खान आसफ जहां, जिसने अपना नाम रखा निज़ाम उल मुल्क, ये दोनों एक साथ मरे। टिक कर लो, 1948 में उसकी मृत्यु। यहाँ लिख लो रंगीला की भी। तो ये चेला और वो उसके हेड के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। तो किस सन के बाद ये कमज़ोर पड़ गया? 1748। इसने कब काम संभाला था? इंडिपेंडेंट 1724। पहले किसके दरबार में काम किया? चिनकिलिच खां। फिर साउथ में 4 साल पहले पैर जमाए, 20 से 22, 22 से 24। फिर कहा मैं राजा हूँ 24 में जाके। सबको क्लियर हो गया टॉपिक? कर्नाटक में बेटा कुछ भी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है जो पेपर में आएगा। बंगाल मैंने पढ़ा दिया इसमें से, ठीक है आगे पहुंचो। अवध नहीं पढ़ाया ना शायद? अवध में कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। अब जैसे हैदराबाद समझा ऐसे अवध को समझो। यूपी में बेटा बहुत पैसा था। यूपी में पैसे का कारण था गंगा नदी। देखो बोर्ड पर, गंगा और उसकी सहायक नदियां एक बड़े से मैदान का निर्माण करती हैं जिसमें हिस्सा पड़ता था अवध। अवध बेटा आज के यूपी का है, और अगर कहें मगध तो आज के बिहार का। यूपी बिहार को ध्यान से देखो बोर्ड पर, अगर तुम्हें मैप याद आता तो हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया हिस्सा है ये, जहाँ खूब धान या चावल कह लो और खूब गेहूं की खेती की जाती है। इस बेल्ट में जहाँ खेती ज़्यादा होगी, क्या वहाँ टैक्स पे फ़र्क पड़ेगा? वहाँ टैक्स कैसा इकट्ठा होगा? ज़्यादा। ये तो कॉमन सेंस है, ज़्यादा कमाएंगे ज़्यादा टैक्स देंगे, कम कमाएंगे कम टैक्स देंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स आता था अवध के पास। अवध का एक नवाब था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। अब ध्यान से इसकी कहानी सुन लो, फिर किताब आसान दिखेगी। शुजाउद्दौला एक अच्छा आदमी भी है, लेकिन इसमें कुछ कमी भी है। हमारे देश में 1707 के बाद कोई ताकतवर तो था नहीं। दुनिया में ना बेटा ये चीज़ें बहुत जल्दी फैल गई कि इंडिया कमज़ोर हो गया, इंडिया कमज़ोर हो गया, इंडिया के पास ताकत नहीं है। और इसी कमज़ोरी की खबर जब फैली तो इसका फ़ायदा उठाना चाहा ईरान की तरफ के लोगों ने, ईरान इराक की बेल्ट ने। और यहाँ से एक आदमी ने देखा कि भैया उनका देश था गरीब, तो उसने कहा इंडिया अमीर है
लेकिन अंदर से कमज़ोर हो गया, तो क्यों ना इंडिया पे अटैक करें। ये आदमी ईरान का शाह था जिसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह, इसने 1739 में आपके देश पे अटैक किया। टारगेट रखा इंडिया को लूटना, भाई दिल्ली आगरा इनको लूट लो, बहुत पैसे वाली जगह थी ये, यूपी दिल्ली पूरा हरियाणा की बेल्ट। तो इसने यहाँ अटैक कर दिया। जब इसने अटैक किया तो हमारे देश में दिल्ली में बैठा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको तुम पढ़ के आए हो, नालायक था जो, उस बेवकूफ़ ने क्या किया, सब छोड़ के भाग गया और बोला मेरी जान बच जाए, चाहे दिल्ली लुटती हो, मेरा देश लुटता हो, जलता हो, कुछ होता हो, बस मेरी जान बची रहे। ये घटिया राजा की पहचान है बेटा। असली राजा कौन थे कि मैं वीर गति को चाहे प्राप्त हो जाऊं, मैं लड़के अपनी प्रजा की रक्षा करूं, सेना लेके जाऊं, मेरी प्रजा पीछे रहे, सेफ रहे। मोहम्मद शाह रंगीला के इस घटिया हरकत की वजह से लोगों की नज़रों में इसकी वैल्यू डिग्रेड हो गई, इसकी वैल्यू गिर गई। मोहम्मद शाह रंगीला जो था इसकी वैल्यू गिरी, नादिर शाह आया और खुलेआम दिल्ली को इसने आराम से लूटा, खूब लूटा, कई दिन तक यहीं रहा, 15 दिन के आसपास। यहाँ से उठा के कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस ले जाके अपने देश आराम से कई साल ऐश मारी। ये बात आसपास फैल जाती हैं कि भाई इंडिया इतना कमज़ोर है कि इनके पुश्तैनी जो चीज़ें थी वो भी उठा के एक छोटे से ईरान का शासक ले गया जिसके पास कोई बड़ी फौज नहीं थी, सेना नहीं थी। ये बात जब फैली तो पूरे देश में एक तरह की ना नेगेटिव वाइब्स कि भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। तो जो ये वाली बेल्ट के लोग थे ना, कौन लोग थे ये? मराठे। ये मराठे थे बेटा। इन्हें फील हुआ कि ये हमारे मुंह पे तमाचा है, हमारे इंडियंस के मुंह पे, तो इन्होंने कहा हम संभाल लेंगे देश को। और बेटा ये लोग अपनी ताकत लेके आसपास की बेल्ट पे इन्होंने कब्जे जमाने शुरू कर दिए पॉजिटिव तरीके से। तो हरियाणा भी एक समय पर इनके हाथ में आ गया। हरियाणा आने का मतलब था हरियाणा, दिल्ली, यूपी, साउथ तक का हिस्सा। बेटा जिसको ये बोले ना तुरंत खड़े होकर दफा हो जाना यहाँ से, गड़बड़ कर रहे हैं आशीष, ये जल्दी खड़े हो तुरंत दोनों। जिसको कह दिया ना उसको दोबारा नहीं बोलना, इससे चुपचाप बाहर, बिना बोले, बिना बोले बाहर मत बोलो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, दोबारा नहीं बोलना। इन तीनों के ना, इन तीनों को आशीष आज ऑफिस में भेज दे, तीनों को। चलो बेटा देखो अब क्या हुआ। 1739 में जब ये गड़बड़ हुई तो ये फैल गई खबर। इस बीच में ये खबर 10-20 सालों में तो पूरे अरब कंट्रीज तक पहुंच गई। तो 1761 में एक आदमी जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, इसने ना एक ज़माने में पंजाब, पाकिस्तान की बेल्ट तक अपना कब्जा कर लिया था। इसने अपने आदमी वहाँ छोड़ रखे थे। तो इन मराठों ने, जिन्होंने कहा कि भाई इंडिया पे ऐसे कैसे दूसरे धर्म के लोग अटैक कर रहे हैं और हम लोग अभी जिंदा हैं, जब तक हम हैं तब तक ऐसा होने नहीं देंगे, इन लोगों ने जाके पंजाब की सीमा के ऊपर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश की। तो पंजाब की सीमा पे बैठा हुआ था अब्दाली का आदमी, उसने खबर भिजवाई अब्दाली को कि सर ऐसे ऐसे ना ये लोग साउथ की तरफ से कुछ लोग आ गए, मध्य भारत से, हमें दुखी कर रहे हैं। तो अब्दाली ने कहा ठीक है मैं फ़ौज लेके आता हूँ। अब्दाली 1761 में अपनी फ़ौज लेके और वहाँ से चल पड़ा इनके ऊपर अटैक करने के लिए। किन लोगों के ऊपर? मराठे। मराठों को खबर लगी, मराठों ने अपनी बड़ी फ़ौज तैयार की 28,000 सैनिकों की और कहा कि ठीक है पहले तो हम मुट्ठी भर गए थे ना पंजाब में उनको सबक सिखाने, अब महायुद्ध के साथ बताएंगे। ये बेटा अपनी फ़ौज लेके इकट्ठे हो गए पंजाब के नीचे हरियाणा में, और हरियाणा में मैदान था ही हमारा कौन सा? पानीपत। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई का सामने आएगी अब हमारे, ये है 1761। दो फौजें आमने सामने आके बैठ गई, एक मराठे और एक कौन था वो? अहमद शाह अब्दाली। ये विदेशी है, इसका इंडिया में कुछ नहीं है, पर कितनी अजीब बात है कि ये आराम से बैठ के 2-3 महीने यहाँ खूब खाएगा पिएगा ऐश करेगा। कारण कहीं ना कहीं हम इसकी हेल्प कर रहे थे। इंडियन राजा इसको टाइम टू टाइम सेना भी प्रोवाइड करा रहे थे, और मेन होता है बेटा कहीं रह के खाना। जैसे आप कहीं गए, आप कहीं 6 महीने पड़े रहे किसी के महल के बाहर, तो आपके पास खाना तो चाहिए, बिना खाने के कैसे भूखे थोड़ी पड़े रहोगे। ये आदमी अपने देश से जब चला होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे बोरी और चावल भर भर के और कट्टे लेके तो नहीं चला होगा, एक लिमिट का सामान लेके चला होगा। ये यहाँ पहुँच गए थे नवंबर में, नवंबर 1760 में।
नवंबर यहाँ पड़े रहे, खाते रहे, युद्ध नहीं किया। एक मैदान में आमने सामने पड़ी हुई हैं दो फौज, एक तरफ उनकी और एक तरफ इनकी, और रोज़ कुछ नहीं लड़ रहे, टेंट गाड़ के वहाँ बस लेट गए हैं। रोज़ खाते हैं पीते हैं, अपनी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ही करते हैं, फिर सोचते हैं देखेंगे युद्ध कब करना है। नवंबर गया, दिसंबर गया, कोई नहीं लड़ा, आमने सामने पर लड़ नहीं रहे। फिर धीरे धीरे मराठे फील करने लगे कि यार हमारा राशन पानी ख़त्म होगा। अजीब बात देखो, जिसका देश है उसका तो राशन पानी खत्म होने वाला है, और जो विदेशी है उसको सेना और फौज इसकी चिंता ही नहीं भोजन की। कारण कुछ लोग गद्दार थे आपके देश में जो लगातार इनकी मदद कर रहे थे, और उन्हीं में अवध का एक राजा था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। अब ये ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? अपने घर वाले, ये तो हमारे घर के तो आदमी है, मराठे तो हम इंडियन ही तो हैं, इनको तो कोई मदद नहीं कर रहा। इनको तो खाने की कमी दिख रही है कि यार खाना खत्म हो गया, 2.5 महीना हो गया पड़े पड़े, 28,000 आदमी रोज 2-3 टाइम खाएं तो कितना खाना खा जाएंगे। इनका खाना खत्म, आए तो ये भी सेना लेके थे, इनको पीछे से मदद मिल रही है। मराठों को फील हुआ कि यार लड़ाई हमें ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने तो हम नहीं काट पाएंगे, इतना राशन पानी तो हम लाए नहीं। मराठों ने 14 जनवरी 1761 को, भगवान शिवजी के भक्त थे, हिंदू थे ही, हर हर महादेव का नाम लेके, और तुरंत से अटैक स्टार्ट कर दिया। अब दोनों के बीच में, दोनों फौजों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जो मराठों की फौज थी ना, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गई, और अब्दाली की सेना भारी पड़ गई मराठों पर। कई दिन तक युद्ध चला। इस युद्ध में जो मराठों का हेड था, सदाशिव राव भाऊ उसका नाम था, भाऊ तो बड़े भाई को बोलते हैं, सदाशिव राव उसका नाम था। एक विश्वास राव था, यंग नौजवान लड़का, ये दोनों बेटा मारे गए। और कहते हैं 28,000 की फौज में से बहुत थोड़े लोग बच के वापस गए, और जब वो वापस गए ना तो इंडियंस ने कुछ हिस्सों में उनको फिर भी लूटा। सोचो, आदमी दुखी होकर भाग रहा था, लेकिन इंडियंस ने फिर भी उनको लूटा, और ये अब्दाली आराम से ऐश करके यहाँ 2-2.5 महीने पड़े रहे, खूब खाया पिया, मज़े किए, इंडिया की ताकतवर सेना को हरा के, और एक इतिहास में नाम दर्ज करा लिया। आज भी कहते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? अब्दाली, जिसका कि कोई बेस और बैकग्राउंड भी नहीं था आपके देश में। तो ये कहानी है बेटा। ये किससे जोड़ दी मैंने? अवध, क्योंकि जिस आदमी ने ये मदद की थी ना इनको, रोटी पानी और सेना की, कौन सी सेना की? अब्दाली। ये कौन था ये आदमी? शुजाउद्दौला। नुकसान खाएगा आगे, कैसे? 4 साल बाद ही देख लो, 1764 में, 3-4 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, बक्सर का युद्ध लड़ना पड़ा। इसमें विदेशियों ने इसकी अकल ठिकाने लगाई, क्योंकि फिर 3 सेना इकट्ठी होके गई थी, एक शाही सेना, एक अवध की और एक बंगाल की, और वहाँ छोटी सी सेना थी BEIC की, विदेशियों की, लेकिन वो फौज अपने दम पे जीत गई, और ये शुजाउद्दौला और मीर कासिम और शाह आलम सेकंड की भारी भरकम फौजें हार गई। तो जो लोग बेटा गद्दारी करते हैं वो कहीं ना कहीं तो कुछ समय बाद तो उनके सामने आता ही है। ये शुजाउद्दौला किसकी मदद करनी चाहिए थी? पता है क्यों नहीं की? क्योंकि शुजाउद्दौला था मुस्लिम। किसी ने इसके कान भर दिए कि भैया ये तो हिंदू हैं और ये तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर तेरे जैसों का क्या होगा। तो उसने अपने आप को किसके करीब फील किया कि अब्दाली मेरे जैसा है और ये मुझसे अलग हैं, दूसरे धर्म के। ये गड़बड़ थी बेटा हमारी। चलो अवध पे आ जाओ, पेज नंबर 20 पर। पहला पॉइंट टिक करना, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक थे सआदत खान बुरहान उल मुल्क। ये नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार 1 नंबर में आ जाता है ये। सआदत खान बुरहान उल मुल्क। अभी पीछे उल मुल्क कौन था? निज़ाम उल मुल्क, है ना। ये नाम उपाधियों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे बेटा। उल मुल्क, इसका नाम है सआदत खान। उसका नाम भी तो कुछ था ना, आसफ जहां, आसफ करके नाम था ना उसका। इसका सआदत खान। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया, जो स्टार्टिंग वाला था, लेकिन शुजाउद्दौला ने तो किया। इसमें कुछ खास नहीं है बेटा। थर्ड लास्ट पॉइंट पर आ जाओ। थर्ड क्या, लास्ट पॉइंट टिक कर लो बस। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर था। अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया। आज भी जानते हो नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। यहाँ बड़े जो अमीर लोग थे नवाब कहलाते थे। आज भी नवाबी स्टाइल का जो फूड है ना, जो भोजन है, ये लखनऊ की बेल्ट में स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं ये रखते हैं कि ये उस ज़माने का नवाबों के अंदाज से बन रहा है। मैसूर तो हमने पढ़ लिया था, ठीक है आगे पहुँचो। केरल अभी नहीं पढ़ाती, अभी हम पढ़ेंगे पहले। इसमें चेक करो, तुमने 24 पेज पे मराठे पूरे पढ़ रखे हैं?
पूरा नहीं पढ़ा मराठे, कहाँ तक पढ़े हैं? 25 पूरा है? 25 रहता है? 25 में कहाँ तक पढ़ा था? नीचे से कौन सा? नीचे से छठा पॉइंट। चलो फिर इसको पूरा करा देती हूँ फटाफट से। ठीक है बेटा, कुछ नहीं, जो तुमने पढ़ी ना संधियाँ वही सारी है, बसीन और सालबाई और पुणे वाली। पेज नंबर 25 पर आ जाओ, नीचे से छठे पॉइंट को पढ़ते हैं। ये चौथ और सरदेशमुखी कल परसों बताया था ना मैंने, क्या थे ये टैक्सेस है। चौथ का मतलब कितना टैक्स? 1/4, और सरदेशमुखी का मतलब 1/10। किसके साम्राज्य में थे ये? मराठों के, शिवाजी के टाइम से स्टार्ट हुए थे। चलो पेज नंबर 25 का नीचे से छठा पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये तो हो गया था वेतन वाला। उससे अगला अंडरलाइन करना, 1702 को पहले 1720 बनाओ, थोड़ा सा गलत छपा हुआ है। अच्छा, मैं 3 नाम लिखती हूँ बोर्ड पे, उन तीनों की कहानी है अगले कुछ पॉइंट्स में। तीनों को ध्यान से पहले सुन लो, फिर आसान दिखेगा। एक मैंने शिवाजी महाराज के बारे में बताया था। शिवाजी के बेटे कौन थे? शंभाजी। उनका बेटा शाहू। शाहू को पकड़ के कौन लोग ले गए थे? औरंगजेब। औरंगजेब मरा तब वो जवान हो गया। फिर औरंगजेब का बेटा कौन? वो बेखबर था, शाह-ए-बेखबर। उसने कहा चलो इसको छोड़ दो। छोड़ दिया तो वो कहाँ आया? अपना हिस्सा लेने। तब तक कौन वहाँ बन गई? चाची। चाची का बेटा कौन? शिवाजी सेकंड। फिर चाची और भतीजे की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में शाहू की मदद किसने की? हाँ, पेशवा। क्या नाम था उस पेशवा का? उस पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ, और इसके नाम के आगे क्या लिखते थे? भट्ट। अब ध्यान से सुनो, ये चाहते, मैंने कल भी कहा था, अगर ये चाहते किसका मर्डर कर देते? शाहू का। किया नहीं मर्डर, काम किया। और 1713 में बने थे बेटा ये। 20 में जब तक इनकी डेथ हुई, हमेशा एक तरह से अपनी लाइफ को, पूरी लाइफ को शाहू के लिए लगा दिया कि मैं इनको एक गद्दी बना के दूंगा, इनको दिक्कत ना आए। इनके मरते ही इनका बेटा था अगला पेशवा जो बना, जिसका नाम था बालाजी। बालाजी बेटा, बालाजी नहीं सॉरी, बाजीराव। बाजीराव ये वो कैरेक्टर है जिस पे मूवी बनी थी, बाजीराव मस्तानी मूवी थी ना, वो इसी के ऊपर थी। जब ये बेटा 20 साल का था ना, इसके पिताजी मर गए। ये बालाजी मरे तो तुरंत से कंधों पे इसके पे जिम्मेदारी आ गई। पोस्ट थी वंशानुगत, तो इसको बनी बनाई पोस्ट मिल गई। कौन सी पोस्ट? और शाहू इसके पिताजी की रिस्पेक्ट करता था, तो इसको जल्दी से जगह मिल गई, एक अच्छी जगह मिल गई। कौन है ये गधा जो बोले जा रहा है? दोनों के एक चांटा खींच के लग जाएगा बस। तो इसको बेटा मुफ्त में एक बनी बनाई जगह मिल गई, लेकिन इसने पता है क्या किया? इसने काम भी किया। अगर ये काम ना करता ना तो नाम नहीं होता। इसने हिस्ट्री में काम किया। देखो ध्यान से, बाजीराव 20 साल की छोटी सी उम्र में बन गया पेशवा। यंग था, नौजवान था, दिमाग में बहुत सारे प्लान्स थे। तो इसने एक प्लान पता है क्या किया? इसने कहा भाई इस टाइम पर दिल्ली में एक नालायक बादशाह बैठा है, जिसका नाम क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने देखो ये चिनकिलिच खां भी भगा दिया था। इसको सारी बात पता चली। इसने कहा क्यों ना उत्तर भारत में जाएं और ये जो बुढ़ा एक पेड़ बन गया मुगलों का, इसकी जड़ पे वार करें, अपने आप ही ना ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये मुगलों की जगह लेने की इच्छा रखता था, नौजवान 20 साल का लड़का। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं होता किसी को ऐसे जड़ से उखाड़ फेंकना, जिनका कि पुश्तैनी भाई 1500 से उनकी जड़ें जमी हुई थी। ये तो अभी देखें तो इसके पिताजी ने तो 7 साल ही तो काम किया था, ये काम वो तो नहीं कर पाया, लेकिन इसने बेटा अपनी कम्युनिटी को बहुत स्ट्रांग बना दिया। और बाजीराव का नाम लिया जाता है कि सबसे ताकतवर काबिल योद्धा जो पेशवाओं में था वो एक लड़का था बाजीराव। इसका यंग एज में बना। कहते हैं इसका ना भविष्य पहले ही किसी ने बता दिया था कि अल्पायु मरेगा, ये मरेगा भी यंग, और ये सच बात निकली। ये 40 साल में मर गया। जब ये मरा, पहले से पता था कि उम्र छोटी है, इसने अपने जीते जी अपने बेटे को ना काबिल बना दिया कि भाई कल को मैं मर भी जाऊं तो अपने घर परिवार खानदान का काम मेरा बेटा अपने कंधों पे ले लेगा। इसका बेटा इसके मरते ही, ये मरा बेटा 20 साल बाद, तो ये सोचो 1720 में बना था, तो कब इसकी डेथ हो गई? 40। शाहू अभी भी बैठा है, क्योंकि शाहू तो जवान लड़का ही था, अब थोड़ा थोड़ा बड़ी उम्र बन रही है। शाहू के सामने ये भी गया, ये भी गया। अब इसने अपने बेटे का नाम रखा अपने बाप और अपने नाम का मिक्सचर, तो इसके बेटे का नाम है बालाजी बाजीराव।
ये अपने फादर की तरह इंटेलिजेंट है। पर पता है क्या होता है, जब आपको बहुत सारी चीज़ें करी हुई मिल जाती है ना कि भैया बनी बनाई हैं, तो आप थोड़ी सी कम मेहनत करते हैं। एक तो सब कुछ करना हो, एक आधे से ज़्यादा काम किया कराया है। अपने पिता जितना मेहनती नहीं था, काबिल था, योग्य था, लेकिन मेहनती नहीं था। कहीं ना कहीं मेहनत में थोड़ी सी कसर थी। ये बेटा 21 साल राज करेगा, 1740 से लेके 61। जब ये मरेगा ना बालाजी बाजीराव, उससे पहले पानीपत की लड़ाई हुई थी। पानीपत की लड़ाई मैंने अभी क्या बताया, नवंबर में फौज गई थी, नवंबर दिसंबर पड़ी रही। फिर लड़ाई कब छेड़ी थी? 14 जनवरी। 14 जनवरी हम हिंदुओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट डे होता है। उस दिन हमारी ऐसा मानते हैं मकर संक्रांति, कि उस दिन के बाद से दिन लंबे होने स्टार्ट हो जाते हैं, सूर्य उत्तरायण की तरफ चल पड़ता है। तो ये जो आदमी है ना, ये कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि कम मेहनती है। अपना इसने एक अल्पायु बेटा, जिसको कि गद्दी पे अगला वारिस बनना था, उसको भेज दिया कि बेटा तू जा, तू संभाल लियो वहाँ लड़ाई झगड़ा। विश्वास राव नाम था उसका। अपना खुद का बेटा विश्वास राव, अल्पायु बेटा, वो इसने भेज दिया और कहा कि ये कहीं ध्यान से काम ना कर पाए तो अपने भाई का बेटा, जिसका नाम था सदाशिव राव भाऊ, वो बच्चा उसको बड़ा प्यार करता था, भाई बड़ा भाई था, चाचा का बेटा था, इन दोनों को इसने भेज दिया। खुद नहीं आया लड़ने। अगर कोई सच में देखें समझदार है और ताकतवर है तो खुद लड़ने आएगा ना। वैसे ताकतवर है पर उद्यमी कम है, मेहनती कम है। उस लड़ाई का कहीं ना कहीं इसके दिल पे असर पड़ा, क्योंकि इसका बेटा भी मारा गया और भाई का बेटा भी मारा गया। तो विश्वास राव भी मर गया और सदाशिव राव भी मर गया। ये कुछ समय बाद बेटा उसी साल के मई जून के आसपास ये भी मर गए। इनके बाद कहीं ना कहीं नुकसान हुआ पूरी इस कम्युनिटी का, पेशवाओं का। बने तो कई पेशवा, लेकिन ताकतवर नहीं है। ताकतवर मेनली माने जाते हैं 3 पेशवा। कौन कौन? बालाजी बाजीराव और बालाजी बाजीराव। एक 7 साल, एक 20 साल और एक 21 साल। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कौन था मराठों का हेड? बालाजी बाजीराव। ये किसका बेटा है? जो बाजीराव मस्तानी वाला किस्सा है वो इसी का है, जिसने कब से कब तक राज किया? 20 से 40 तक में। चलो अब पढ़ के देखो इसको। तो हम पढ़ रहे थे नेक्स्ट पॉइंट 1700। हाँ बेटा, क्या था? शाहू क्या? बेटा वो तो अपने बाप दादा की पद पर था, ये पीएम थे। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति और पीएम है। अच्छा एक चीज़ और, शाहू देखो कैसा, शाहू ने सबको देखा। क्योंकि शाहू पता है कब मरा? 1749 में। तब तक देखो ये भी था, ये भी था और ये भी था। इसने तीनों देखे जो सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, तीनों पेशवा। लेकिन शाहू के मरने के बाद पेशवा ही अकेले रहे। फिर इनके घर से कोई इन्होंने अपना हेड नहीं माना। इसका मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की पीढ़ी सिर्फ 3 पीढ़ियां देखी। एक खुद शिवाजी थे, एक संभाजी थे और एक शाहू था। अगर ध्यान से देखें तो शिवाजी की डेथ हुई 1680 में। 89 में संभाजी को पकड़ के ले गए और फिर 1700 इसको रिलीज किया था 1707 में। तो अगर ध्यान से देखो तो कोई राजवाज नहीं किया किसी ने, बस शिवाजी महाराज थे इकलौते जिनका कि सिक्का चलता था, जिनसे कि लोग दबते थे, डरते थे। शाहू उतना स्ट्रांग नहीं था बेटा, क्योंकि इसकी परवरिश हुई थी मुगलों के अंडर। पढ़ के देखो अगला पॉइंट। 1702 को तुमने 20 बना लिया। 20 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना। कितनी उम्र थी तब इसकी? 20 साल। और इसके पिताजी कितने साल पेशवा रहे? 7 साल। कब से कब तक? 1713 से 1720 तक। अगला देखो, बाजीराव, ये मूवी वाला, एक निर्भीक और प्रतिभावान सेनापति था, महत्वाकांक्षी और चालाक राजनेता था। वो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। तुम्हें पता है गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? जिनकी सेना कम होती है और उन्हें लड़ना पड़े बड़ी सेना से, तो ऐसे लोग ना ज़्यादातर जंगलों में रहा करते थे। और एक हमारे यहाँ पे ट्राइबल एरियाज थे मध्य भारत में। अंग्रेज़ जब आते तो ये उनके ऊपर गुरिल्ला अटैक करते। गुरिल्ला बंदर की एक प्रजाति है ना, पेड़ों पे चढ़ के, जो जंगल में रहते हैं लोग, उनको पेड़ पहाड़ नदी से डर नहीं लगता, वो तो बिल्कुल ऐसे बंदरों की तरह चढ़ जाते हैं। तो ये कम्युनिटीज़ क्या करती, ये पेड़ों पे चढ़ के और छिप जाती। जैसे ही अंग्रेज सैनिक आते तो गुरिल्ला की तरह उनके ऊपर कूदते और उनको छोटे छोटे कोई खंजर या इस तरह की चीज़ें घोंप के मार डालते। अब जैसे 10 हैं, 10 पेड़ों पे 10 आदमी, मान लो 10 की टुकड़ी आई तो वो इधर उधर घूम रहे हैं, तब तक एकदम से ऊपर उनके ऊपर कूदेंगे और एकदम से चाकू मार देंगे, मर गए। फिर पेड़ पे चढ़ जाएंगे, 10-20 फिर कहीं आएंगे, उनको फिर मार देंगे।
तो जब फौज का साइज छोटा होता, हथियार पूरे ना होते, तो फिर लड़ने के लिए कोई तो युद्ध का तरीका अपनाना पड़ेगा। शिवाजी महाराज ने फेमस किया था गुरिल्ला, क्योंकि शिवाजी के पास लड़के कम थे, बाकियों के पास 20-20 हजार की फौज, इसके पास 1000 की। तो कैसे लड़े? 20 हजार से 1000 कैसे लड़ सकते हैं? ना पैसा ना वेपन्स, तो ये गुरिल्ला युद्ध अपनाते थे। इसने भी युद्ध यूज किया इसको। अगले पॉइंट की सेकेंड लाइन पीछे टिक करना। इसी समय मराठों के, अब इनके परिवार बटेंगे आगे, गायकवाड़, होलकर, सिंधिया, भोंसले परिवार ने महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली। तो ये आज भी राजनीति के बड़े बड़े नाम हैं बेटा। नेक्स्ट टिक करना। बाजीराव ने दक्कन में निज़ाम उल मुल्क, कौन निज़ाम उल मुल्क? एक बार देखना जरा, निज़ाम उल मुल्क ने कब हैदराबाद को स्वतंत्र करा लिया था? और वो काम कब से कर रहा था? 20 से 22, 22 से 24। अगर ध्यान से देखो तो किसके बराबरी का था वो? बाजीराव। वो भी तो 1720 से काम कर रहा था, 20 में तो भाग आया था। फिर 20 से उसने कब तक काम किया? 24। 24 में वो क्या बोला? मैं स्वतंत्र हूँ। तो देखो इसने भी ठीक ढंग से काम करना शुरू किया। इसका मतलब आमने सामने की टक्कर, लोकेशन वाइज अगर देखें तो मराठों की टक्कर में कौन सा पड़ेगा भाई? मराठों की टक्कर में साइड में कौन सा इलाका पड़ेगा? निजाम। तो दोनों लड़के यहाँ थे। कौन कौन से लड़के? उधर निजाम उल मुल्क था और इस तरफ बाजीराव। बाजीराव जो मेन कैरेक्टर था। चलो आगे पढ़ो। तो बाजीराव ने दक्कन में निजाम उल मुल्क की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए 2 युद्ध किए। ये बाजीराव किससे लड़ा? निजाम से। दोनों यंग नौजवान लड़के हैं, दोनों लड़ रहे हैं, जिनमें निजाम पराजित हुआ और उसे दक्कन प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी मराठों को देने के लिए बाध्य होना पड़ा। यानी अपना टैक्स किसने और बंधवा लिया? मराठों। मराठों के कौन से लड़के ने? बाजीराव किससे लड़ा? निजाम। तो इसका मतलब निजाम को दिक्कत आई इनके कारण। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट छोड़ो, अगला टिक करना। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इस टाइम पर बाहर के लोग भी एक्टिव हो गए थे आपके देश में? PDEDF में पहला कौन था? पुर्तगालियों ने किस बेल्ट पे कब्जा जमाया था? इसी बेल्ट पे तो बैठे थे। ये याद है तुम्हें? दादर, नागर हवेली, दमन, दीव, गोवा, कोचीन, कालीकट। किसकी बात हो रही है? ये पुर्तगालियों की। तो पुर्तगालियों की पंगेबाजी भी तो होगी, क्योंकि वो लोग भी तो 1503 से काम कर रहे हैं और यहाँ पे वो भी पक गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी आपस में बहस होगी। सेकेंड पॉइंट टिक करना। पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान में बसई या बसीन पर कब्जा कर लिया गया, मगर पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार बनाए रखा। क्या पुर्तगाली कच्चे खिलाड़ी थे, भाग गए? नहीं, पुर्तगाली तो हमने भगाए आज़ादी के बाद। कब गए हैं ये? 1961 में। इसका मतलब बाजीराव की इनसे भी पंगेबाजी थी। अगला पॉइंट टिक करना। 20 सालों की छोटी अवधि, अप्रैल 1740 में बाजीराव की मौत हो गई। कब बना था ये बाजीराव? हाँ, और इसी की टक्कर में साइड में कौन आया था 20 में? निजाम उल मुल्क। इनमें से कौन ताकतवर साबित हुआ था? बाजीराव। उसने किससे टैक्स बंधवा लिया था? निजाम से। कौन से 2 टैक्स? चौथ और सरदेशमुखी। आगे टिक करना। 20 सालों की छोटी, यहाँ लिख लो 1720 से 40, इसलिए 20 साल लिख रहे हैं ये। 1720 से 40 में ही उसने महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में बदल दिया। बाजीराव के बाद उसका पुत्र, टिक करो, बालाजी बाजीराव। ये 2 नाम किस किस के हैं? दादा का और पिता का। पोते के नाम को अलग नहीं रखा, दादा और पिता के नाम को रख दिया। बालाजी पहला, बाजीराव दूसरा। इसी को नाना साहब भी कहते थे। पेशवा बना, जो 40 से 61 तक पेशवा रहा। वो अपने पिता की तरह काबिल था, परंतु कम उद्यमी था। मेहनती कम था या ज्यादा था? कम था। सबसे मेहनती कौन था इन तीनों में? किसने बेस बनाया? बेस बना के तैयार किया था बालाजी ने। बालाजी ने किसकी केयर की थी? शाहू। शाहू ने कौन कौन से देखे पेशवा? तीनों देखे, क्योंकि शाहू कब से कब तक रहा? स्टार्टिंग से और 1749 तक। और ये बाप बेटा पहला 13 से 20 तक, फिर 20 से 40, फिर 40 से 61, तो इसलिए तीनों ने देखा। नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट। 1761 तक पेशवा रहा। अगला, राजा शाहू 1749 में मृत्यु हो गई। इसी टाइम रंगीला भी तो मरा था 1 साल पहले। कौन रंगीला? बादशाह। और इससे 1 साल पहले ही वो निजाम भी मरा था। कौन सा निजाम? निजाम उल मुल्क। उसी टाइम में मर गए ये। ठीक है, अगला टिक करो। इस समय तक पेशवा का पद वंशानुगत बन गया। पेशवा ही राज्य का वास्तविक शासक हो गया। किसके मरने के बाद बनाया ही नहीं मराठा? शाहू। शाहू लास्ट था। नेक्स्ट लाइन पीछे टिक करना। मुख्यालय को पुणे स्थानांतरित कर दिया गया। तो मराठों का हेडक्वार्टर कहाँ था? पुणे। पुणे कहाँ है?
महाराष्ट्र में। आज भी ना बेटा पुणे में अगर कभी तुम घूमने जाओ तो पुणे में ना इनका शनिवार बाड़ा है आज भी। ये जो मूवी शूट हुई थी ना, कौन से वाली, बाजीराव मस्तानी, इसमें जहाँ प्रियंका चोपड़ा दिखाई जाती है ना बार बार महल में, वो सच में है आज। वो तो खैर उन्होंने सीन क्रिएट किया था अपना, लेकिन ये फैक्ट है आज भी पुणे में एक ऐसे बिल्कुल काले पत्थर हुए पड़े हैं, बिल्कुल काले, क्योंकि बहुत पुराना हो गया। कोई हीरे जवाहरात नहीं है बेटा। इनका सोर्स ऑफ इनकम कोई बहुत मोटा मुगलों की तरह नहीं था कि दीवारों में ही हीरे जड़वा दो। मुगलों के पास तो पैसा अथाह था ना, क्योंकि टेरिटरी बड़ी थी, तो उन्होंने पित्रादुरा शैली अपनाई। ये हमारे लोकल राजा हैं, चाहे पेशवाओं के नाम से जान लो चाहे मराठे, इनके पत्थर के काम हैं। पूरा काले पत्थर, पूरा काला वो रखा पत्थर, इतना बड़ा एरिया, इसमें रहा करते थे ये जिनको तुम पेशवा कह रहे हो। और इन्हीं को बोलते थे शनिवार, शनिवार बाड़ा। कहीं कहीं बाड़ा लिखा होता है, शनिवार बाड़ा एक ही है ये। आज भी ये किला है और ये कहाँ पड़ता है, पुणे में। पुणे में ही खड़गवासला एक जगह पड़ती है पास, जहाँ एनडीए है। पुणे में कई फेमस चीज़ें हैं, तो वहीं पर ये शनिवार बाड़ा भी है। ये टिक कर लो फटाफट से। मुख्यालय इसका पुणे स्थानांतरित कर दिया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता का अनुसरण करते हुए साम्राज्य का विस्तार किया और मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। किसने बहुत ऊपर काम किया, बालाजी बाजीराव। इसके दादा कौन थे और इसके पिता कौन थे, और इसका नाम क्या रख दिया, लेकिन प्यार से क्या बोलते थे, नाना साहब। बाप और दादा का नाम ना लेके नाना साहब, वैसे नाम लिखत पढ़त में बालाजी बाजीराव। बाजीराव इसके पिताजी हैं, बालाजी इसके दादाजी हैं। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। हैदराबाद निज़ाम को 1760 में पराजित होकर 62 लाख रुपए का वार्षिक राजस्व वाले विशाल क्षेत्र को मराठों को सौंप देना पड़ा। यानी ये किससे बार बार टैक्स लिए जा रहे थे, निज़ाम। निज़ाम में भी एक जो था वो तो मर गया था। कौन निज़ाम, निज़ाम उल मुल्क। कब मर गया वो, 1748। उसके बाद जो निज़ाम हुआ ना, तो बालाजी बाजीराव ने उससे कहा कि इधर ले आइए सारा एरिया जहाँ से तेरे 62 लाख रुपए इकट्ठे होते हैं एक साल में, ये मैं रखूँगा, तो यहाँ की कमाई मेरी जेब में। ये हुआ इनका। नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। इसके बाद पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि को भगा देने से उनका टकराव अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ। किसने मदद की अब्दाली की, शुजाउद्दौला। हमारी कमी क्या थी कि हम धर्म के नाम पे कभी भी बेवकूफ़ बन जाते थे। कान भर दिए शुजाउद्दौला के कि अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो तेरे ऊपर राज करेगा ये हिंदू, जिसका नाम क्या था भाई, मराठे तो हिंदू ही तो थे। नेक्स्ट देखो जल्दी से, लास्ट है ये, अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ। अहमद शाह अब्दाली ने, अंडरलाइन करना, नजीबुद्दौला और अवध के शुजाउद्दौला से समझौता कर लिया। राजा हिंदू और समझौता जो कर रहा है वो आदमी मुसलमान। कैसे वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं कि भैया तुम्हारा हिंदू तुम्हें दुखी कर देगा, मुझसे समझौता कर लो, मेरी सेना आए तो भरपेट खाना दे देना, फौज दे देना, मुझे हथियार कम पड़े सप्लाई कर देना, फिर मैं देख लूँगा, तुम्हारे ऊपर इस हिंदू को राज नहीं करने दूंगा। तो इनको बेवकूफ़ बना रहा है। कौन है बेवकूफ़ बनाने वाला आदमी, ये बाहर का अब्दाली है। और जो बेवकूफ़ बन रहे हैं वो कौन है, वो इंडियन है। 3 साल बाद इनकी अकल ठिकाने फिर अपने आप आ जाएगी। चलो बाद में पढ़ेंगे। हाँ बेटा, क्या बेटा, किसके वंशज से बेटा, एक्चुअली ना ये इनका एरिया अलग अलग है, एक ईरान के हैं एक अफगानिस्तान के, तो थोड़ा थोड़ा एरिया में चेंज है, ऐसा नहीं कि उसके घर का है। किताब बोल नहीं रखी इनको।